हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो कि सी टेट के प्रीवियस ईयर 2022 में सी टेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी भाग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ना, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, सभी प्रकार की स्टेट लेवल टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स के और सेंट्रल टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि सी टेट, NBS, KVS, EMRS सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में उन चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का सिलेबस लगभग फिक्स ही रहता है और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जो कि परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। जो कि परिवर्तनीय क्षति न हो उसे क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ये हो जाएगा कि केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। बिल्कुल गलत बात है, स्वभाव से विकास को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पालन पोषण सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ होता है जिससे कि विकास प्रभावित होता है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? मुद्रण संचार, धार्मिक संस्था, विद्यालय, तत्कालीन परिवार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे जो छोटे बालक होते हैं उनकी सामाजिकरण सबसे पहले परिवार में होता है। तो इसके बच्चों का मुख्य रूप से प्रथम समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण परिवार से होता है, इसलिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था बच्चों की परिवार हो जाएगा। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तत्कालीन परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? उन्नत आयोजन, संहिता उपकरण, स्कीमा। सो फ्रेंड्स, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, उसे फ्रेंड्स स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा एक मानसिक स्थिति होती है जो बच्चों में पाई जाती है। किसी चीज़ को, किसी ज्ञान को अपने अंदर व्यवस्थित फिट करने की एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें बच्चे उन स्कीमाओं के माध्यम से ही किसी जानकारी को ऐड किए रहते हैं अपने अंदर, है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? उत्तर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, उस सिद्धांत में बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह उस अवस्था में बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवधि को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। वो खुद में ही अपना सर्वत्र समझने लगते हैं। बाहर की दुनिया से उन्हें कोई लेन देन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं। दूसरों को दृष्टिकोण को वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है आनुवांशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता, अस्मिता निर्माण। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है, यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्कता को महत्व दिया है। लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह समाज के द्वारा होता है। समाज में इन्वॉल्व होकर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे ढंग से होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसुबेल, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पे फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि मानविक गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं, यानी कि जो मानव की संज्ञानात्मक क्षमता है वह सामाजिक संस्कृतियों से परिपूषित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ही मानते हैं कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मानवीय क्षमताएं, मानवीय गतिविधियां विकसित होती हैं। चलिए, नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, औपचारिक परंपरागत स्तर। सो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 चरण हैं, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और एक परंपरागत स्तर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है उसमें दंड और सजा से बचने के लिए बच्चे नैतिक कार्य करने को तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दंड से बचने के लिए बच्चे कुछ कार्य करते हैं, अपना नैतिक तर्क करते हैं, वह पूर्व परंपरागत स्तर के लेवल में आ जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अमूर्त विचारों, बहुत ज़्यादा अमूर्त विचार हमें नहीं, एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता नहीं है। अमूर्त विचार नहीं प्रस्तुत करने हैं बहुत सारे। ठीक है, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। फ्रेंड्स, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के लिए आधार पर करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। ठीक है, तो हमें एक संरचनावादी अध्यापक को ऐसी गतिविधियां आयोजित करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों की अवधारणाएं, जो विद्यार्थी अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लिए होते हैं, जो कॉन्सेप्ट वो सीखते हैं, उनको चैलेंज करने की उन्हें चुनौती मिले। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। वृद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करने पर कर पाने की क्षमता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन प्रकार के बच्चों में कार्य को बोधगम्यता का उच्च स्तर, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ना वो बोधगम्यता का उच्च स्तर यानी कि उनकी समझ का जो लेवल होता है वह बहुत ही हाई लेवल का होता है, वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम और रचनात्मक अधिगम। तो विद्यालयों को किस प्रकार बल देना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। संरचनात्मक अधिगम को बल देना चाहिए विद्यालयों को। ठीक है, सीखी गई सामग्रियों का ज्यों का त्यों नहीं कह देना है, उन्हें समझा के कह देना है। पाठ्य पुस्तक से सीखना, पाठ्य पुस्तक से सिर्फ नहीं सीखना है, हमें इन्वायरमेंट से भी सीखना है। संदर्भ रहित सीखना, संदर्भ रहित नहीं बल्कि हमें संदर्भ में सीखना है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वह डी नंबर संरचनात्मक अधिगम को बढ़ावा देने को विद्यालयों को चाहिए, है ना। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ना, क्योंकि स्व अधिगम के लिए अवसरों को फ्रेंड्स यहाँ पे कम कर देने को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कम करना नहीं है बल्कि बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्व आकलन हेतु अवसर देना फ्रेंड्स बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें स्व आकलन करने के लिए बच्चों को उनके लिए अवसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है अभिकथन है, अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को योग्यता का सत्य संबंधी परिक्षेप्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिक्षेप्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। अभिकथन बोल रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्य संबंधी परिक्षेप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता संबंधी परिक्षेप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो रीज़न है, तर्क है, वो हमारा उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही है नहीं है। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिक्षेप विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। फिर सेकेंड ऑप्शन तर्क भी सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन दोनों को कवर कर रहा है। ए और बी, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। दोनों ही बात यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही है, हमारा ये सही हो जाएगा। अध्यापक को ये चाहिए कि उनकी भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखा करने की बजाय उन पर कुछ चर्चा करें, है ना।
ऑप्शन रीजन देख लेते हैं। ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण हैं। इसका रीजन भी सही होगा फ्रेंड्स। ये भ्रांतियाँ उनकी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, उनकी सोच के अनुसार उनकी अवधारणाएं बनी हुई हैं और यह अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया के द्वारा वो वैकल्पिक अवधारणाएं बनी होती हैं जो अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा सार्थक अर्थपूर्ण होती हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों ही सही हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, भावनाएं हैं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही स्मृति को भी। न तो अधिगम को प्रभावित करती हैं न ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भावनाएं होती हैं वो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और साथ ही स्मृति को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशन है वह सही रहेगा। जिज्ञासा वाली इमोशन रहेगी तो अधिगम अर्थपूर्ण होगा और इसमें अगर चिंता वाली हरास वाली रहेगी इमोशन तो वहाँ पे अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।